मैं सुफियान खान एक बार फिर से आपके साथ हूँ अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। और आज मैं लेकर आया हूँ इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसका नाम है, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक के बारे में। तो बच्चों, चलिए जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। और बच्चों, इस वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक मेरे साथ, क्योंकि हमेशा की तरह अपना वादा निभाते हुए इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ समथिंग डिफरेंट। चलिए शुरू करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है बच्चों, एक तरह का डिस्टिलेशन ही है जो सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है उन कंपोनेंट्स को जिन कंपोनेंट्स के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम होता है। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है बच्चों। दूसरी पॉइंट जो है इसमें वो है कि ये टेक्निक यूज होती है ऑयल रिफाइनरी में बच्चों। क्रूड ऑयल के कंपोनेंट्स को, कच्चे तेल के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। और इस रिफाइनरी में, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमको क्या मिलता है बच्चों? पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, वैसेलीन और बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा कि ये जो हैं हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए ही मिलते हैं। यानी हम जो आज पेट्रोल से अपनी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ाते घूमते हैं, वो हमको क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से मिलता है। तो देखा आपने बच्चों कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अगली बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक में और डिस्टिलेशन की टेक्निक में क्या फ़र्क है बच्चों। देखने में, उसके एपरेटस में जो फ़र्क है वो ये है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक हम कांच का कॉलम यूज़ करते हैं, जिसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के नाम से जानते हैं बच्चों। और इस कॉलम को क्यों यूज़ करते हैं बच्चों? क्योंकि ये वेपर्स को जल्दी ठंडा होने में मदद करता है, आसानी पैदा करता है। वेपर्स को जल्दी ठंडा किया जा सकता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से। और इसमें कंपोनेंट की प्योरिटी का जो फ्रैक्शन है, कंपोनेंट की प्योरिटी का जो स्टेटस है, वो और अच्छा हो जाता है बच्चों। तो क्लियर? इतनी बात अगर क्लियर हो रही है बच्चों तो मुझे कमेंट करके यस बताएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है बच्चों आज के लेक्चर का कुछ डिफरेंट। तो फ्रैक्शनल जो आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है बच्चों, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मैंने आपको बताया कि कांच की एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जैसी होती है और उसमें भरी होती हैं कांच की गोलियां, कंचे जैसी, ग्लास बीड्स। अब ये तो आपको एनसीईआरटी में भी दिखाई दे जाएगा बच्चों कि ग्लास बीड्स होती हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिखा होगा लेवल डायग्राम में। लेकिन आपको वहां पर और आम किताबों में ये नहीं मिलेगा कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ग्लास बीड्स या प्लास्टिक बीड्स यूज करने का क्या फायदा है, इनको आखिर डाला ही क्यों जाता है। तो वो मैं आपको आज अपने समथिंग डिफरेंट वाले सेक्शन में बताऊंगा। तो जानते हैं कि इस ग्लास बीड्स को डालने का फ़ायदा क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये क्या आसानी पैदा करती हैं या फ़ायदा क्या होता है इनका। तो जो ग्लास बीड्स होती हैं बच्चों फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, वो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती हैं वेपर्स को, यानी वेपर्स को फैलने के लिए मदद करती हैं जो ग्लास बीड्स होती हैं। और जितना ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया वेपर को मिलेगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा वेपर जल्दी ठंडे होंगे और ठंडे होकर कंडेंस होंगे, यानी वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे तेजी से। आपको एक और एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। आप घर पर अपने बड़ों से पूछिएगा कि पुराने वक्त में जब चाइना बोन के प्याली में चाय पीने का दौर था,
तो उस प्याली के साथ एक सॉसर भी दी जाती थी, जिस सॉसर में अक्सर लोग उस चाय को कप में से लौट कर पीते थे। तो उसके पीछे क्या वजह थी बच्चों, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगता था बच्चों, उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट लगता था कि कप से प्याली में चाय लौटकर उस सॉसर में चाय लौटकर पीने से चाय जल्दी ठंडी हो जाती थी बच्चों, क्योंकि उस सॉसर का सरफेस एरिया कप के सरफेस एरिया से ज़्यादा होता था। तो अब आपको बात समझ में आ रही है बच्चों कि सरफेस एरिया के किसी चीज़ के कूलिंग से क्या रिलेशन है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि जब ग्लास बीड्स उस वेपर को ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं तो वेपर जल्दी ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, यानी लिक्विड ड्रॉपलेट में चेंज हो जाते हैं। तो क्लियर बच्चों, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं ग्लास बीड्स फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में, समझ में आ गई बात। चलिए अब जानते हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क। तो ये कॉलम जो यूज किया जाता है बच्चों, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसकी हाइट अलग अलग होती है। आप किसी भी हाइट का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे वेपर ऊपर उठेंगे बच्चों, तो टाइम के साथ साथ आपको मालूम है कि कितनी भी गर्म चीज़ हो, वक्त के साथ साथ वो अपने आप ठंडी हो जाती है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि गर्म से गर्म चीज़ जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो अपने आप ठंडी हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है बच्चों। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे वेपर ऊपर उठते हैं उनका टेम्परेचर अपने आप ग्रेजुअली डिक्रीज करता रहता है, धीरे धीरे पूरी लेंथ में आगे बढ़ते बढ़ते फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की। तो जो कंपोनेंट हम अलग कर रहे हैं, आपको मालूम है कि डिस्टिलेशन हो या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, ये डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो जो मिक्सचर है उसमें जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो जो है उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ठंडा होने में भी देर लगेगी और कंडेंस होता है वो कॉलम में और रिटर्न टू द सॉल्यूशन हो जाता है। कंपोनेंट जो है लोअर बॉइलिंग पॉइंट का, अब जाहिर सी बात है हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला क्यों हुआ, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला देर में गर्म होगा, ठीक है, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला देर में गर्म होगा और लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो उसके ज़्यादा वेपर होंगे। तो ज़्यादा वेपर बच्चों किसके होंगे, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा वेपर उसी के होंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी उबलने लगेगा। और हीट तो वो भी होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन वो उतना ज़्यादा हीट नहीं होगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो उसके वेपर भी कम होंगे। तो जब ये दोनों वेपर मिक्स होकर ऊपर उठेंगे, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से गुजरेंगे, तो कंडेंस होने लगेंगे ग्लास बीड्स की वजह से, सरफेस एरिया की वजह से, जैसे हमारी पीछे बात हुई है। और क्या होगा कि जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के वेपर हैं वो बहुत कम मात्रा में होंगे, इसलिए जल्दी ठंडे हो जाएंगे और वापस फ्लास्क में गिर जाएंगे। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो इस टेम्परेचर पर उसके वेपर ज़्यादा हो चुके होंगे, इसलिए वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस कर जाएंगे बच्चों। तो इस तरह से दोनों लिक्विड्स अलग हो जाएंगे। एक लिक्विड कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जमा हो जाएगा, कॉलम में, और दूसरा वाला फ्लास्क में जमा हो जाएगा। तो क्लियर बच्चों, किस तरह से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम काम करता है, फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन काम करता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो ये रहा बच्चों डायग्राम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। देखिए इसको गौर से। देखिए ये लगा है हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम और ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, इसमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से जुड़ा हुआ है
एज यूजुअल कंडेंसर, जिससे भाप ठंडी होकर यहां पर इस फ्लास्क में गिर रही है। ओके, तो देख लीजिए इस डायग्राम को गौर से। ये रहा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर, ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर, और ये प्योर लिक्विड कंपोनेंट। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पूरी तरह से समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और इससे मदद मिलने की सूरत में आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस को। तो कल मिलते हैं हम एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।